हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को। तुम्हारे दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर तुम्हारे अपने चैनल ऑस्ट्रो एश्योरेंस पर तुम्हारे साथ हाजिर हूँ। एक हिंदी फिल्म है तानवान विधाता, जिसके मानी है भगवान या फिर सुप्रीम एनर्जी। और उस फिल्म में दो बड़े कलाकार हैं, एक जिनका नाम है दिलीप कुमार और दूसरे हैं शम्मी कपूर। बाकी और भी जवान लड़के हैं, मगर ये जो वाकया है या जो खास एपिसोड है मैं बात कर रहा हूँ वो इन दोनों एक्टर्स का है। उस फिल्म में दिलीप कुमार और शम्मी कपूर। फिल्म में किरदारों के नाम याद नहीं आ रहे, मगर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और उनकी गुफ्तगू हो रही है एक गाने के अंदाज में। और शम्मी कपूर वो गाने में इशारा करके बोल रहे हैं कि तकदीर या किस्मत तुम्हें उस तरह मिलती है जैसे तुम्हारी हथेलियों पे लकीरें बनी होती है, यानी जो तकदीर तुम्हें मिली है तुम कमोबेश वही तकदीर जियोगे। दिलीप कुमार जवाब देते हैं और कहते हैं, तकदीर क्या है मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूं तदबीर का, जिसके मानी है मैं किस्मत या तकदीर के बारे में नहीं जानता। तुम खुद अमल करो और तुम खुद अपनी तकदीर बनाओ अपने जोर पर। तो क्या तकदीर हमें दी जाती है या फिर तकदीर हथेली की लकीरों में होती है? सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। अब अगर तुम अपना हाथ देखो, तुम देखोगे कि उंगलियों के निशान ऊपर वाले फालिंग्स पे, जैसे हम बुलाते हैं ऊपर वाला हिस्सा, इस ग्रंथि के ऊपर, वहां पे निशान होते हैं उंगलियों के। ये उंगलियों के निशान कभी नहीं बदलते, वो तुम्हारे लिए खास यूनिक होते हैं और इसीलिए पुलिस उंगलियों के निशान पे भरोसा करती है। तुम में से बहुत से लोग उन आधारों के बारे में जानते हो जो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पे निर्भर करते हैं। इंडिया में हमारे पास आधार है, जो एक यूनिक पहचान पत्र है जो तुम्हारी पहचान मुकर्रर करने के लिए तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो तुम्हारी पैदाइश के वक्त से तुम्हारी मौत तक कभी नहीं बदलते। मगर हथेली पे लकीरें, ये निचला हिस्सा जो उंगलियों के नीचे है, ये बदलती रहती है। ये लकीरें तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलती रहती हैं, सिवाय मुख्य लकीरों के। मुख्य लकीरें क्या है? मुख्य लकीरें बुनियादी तौर पे तीन मुख्य लकीरें हैं और चौथी लकीर। तीन मुख्य लकीरें हैं, लाइफ लाइन, हेड लाइन और हॉट लाइन, और चौथी को बुलाते हैं फेट लाइन। फेट लाइन में कभी कभार कुछ बदलाव नजर आ सकते हैं, मगर ज्यादातर ये चार लकीरें तुम्हारी पूरी जिंदगी कभी नहीं बदलती। मगर एक बहुत सी और लकीरें हैं जो तिरछी कटती हैं, चाहे वो चार मुख्य लकीरों को न भी काटती हो, लेकिन हथेली पे और लकीरें होती हैं। हथेली के अलग अलग हिस्सों पे, जैसे उनके नाम रखे गए हैं, जैसे मंगल का इलाका, चंद्रमा का इलाका, शुक्र का इलाका, और फिर चार हिस्से इन माउंट्स के नीचे, जैसे वो बुलाए जाते हैं। ये जो हिस्से हैं उंगलियों के ठीक नीचे, उस गद्दी के नीचे, उनको माउंट्स बुलाते हैं। हर एक का नाम है बुध का इलाका, सूर्य का इलाका, शनि का इलाका और बृहस्पति का इलाका। तो हथेली पे कुछ इलाके होते हैं और ये चार मुख्य लकीरें होती हैं और बहुत सी और भी लकीरें होती हैं। ये बदलती रहती है मुख्य लकीरों के अलावा, और ये किसी वारदात के रुझान या इम्कानियत को जाहिर करती हैं जो हो सकती है। अब जन्मपत्री और हथेली के निशान में फर्क ये है कि जन्मपत्री तुम्हारी पैदाइश के वक्त जब बनती है तो वो पाक और अटल होती है। वो जन्मपत्री कभी नहीं बदलेगी। इसमें वो शामिल है कि तुम्हारी जिंदगी में कब कौन सी दशा और अंतर दशा आएंगी, कौन से ग्रहों की चाल किस भाव पे, किस राशि पे होगी, वो कभी नहीं बदलेगा। तुम्हारी जन्मपत्री तुम्हारी पूरी जिंदगी कभी नहीं बदलती। वो तुम्हें बताती है कि तुम किस किस दौर से एक के बाद एक गुजरोगे, तुम्हारी जिंदगी में कौन सी ग्रहों की चाल किन भावों से गुजरेगी। पैदाइश के वक्त तुम्हें सब कुछ बताया जा सकता है, तुम कौन से दौर से गुजरोगे, तुम कौन सी ग्रह चाल से गुजरोगे। हालांकि ये भी तुम्हें बताएगा कि ये सब खगोल विद्या है, कौन से ग्रह किस राशि में जा रहे हैं, ये सब खगोल विद्या है। ज्योतिष तब आता है जब तुम उसका मतलब निकालते हो, जब तुम उसे एक मायने देते हो, मगर वो मायने भी किसी वारदात के बहुत ज्यादा इम्कान होने के बारे में है, न कि गारंटी। तो जब किसी खास दशा में तुम्हारी ग्रहों की स्थिति के मुताबिक कोई ज्योतिषी तुम्हें बताएगा कि ऐसा होना बहुत ज्यादा मुमकिन है या हो सकता है, मगर ये गारंटी नहीं है। तो फिर हथेली के निशान कहाँ आते हैं?
हथेली के निशान इस लिहाज से आते हैं कि वो तुम्हारे नजरिए और तुम्हारे अमल के आधार पे बदलते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर तुम मंगल की दशा से गुजर रहे हो और तुम्हारा मंगल खराब जगह पे है, तो ज्योतिषी तुम्हें बता सकता है कि इस वक्त बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाना, क्योंकि हादसे हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, तुम गिर सकते हो, तुम खुद को चोट पहुंचा सकते हो, जलने के जख्म हो सकते हैं, कट सकते हैं। तो ये ज्योतिषी तुम्हें खबरदार कर रहा है या अंदाजा लगा रहा है कि शायद ऐसा हो, मगर इस बात की गारंटी कि ये जरूर होगा ज्योतिषी शायद तुम्हें न बता पाए। वजह ये है कि तुम्हें इतनी आज़ादी दी गई है कि तुम चुनाव कर सको। तो अगर तुम बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाने लगो या फिर लापरवाही से, ये ज्योतिषी के हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है। मगर अगर तुम लापरवाही से गाड़ी चला रहे हो तो तुम्हारी हथेली पे मंगल के इलाके में जो जीवन रेखा के ठीक ऊपर होता है, वो इलाका ज्यादा लकीरों से उभरा होगा। तो ये मंगल के इलाके में ज्यादा हरकत दिखाता है। जीवन रेखा को काटती हुई बहुत सी छोटी छोटी लकीरें भी हो सकती है तुम्हारी जिंदगी के उस खास दौर में, क्योंकि जब तुम जीवन रेखा को सालों में तकसीम करते हो तो कमोबेश ये बांट सकते हो कि किस साल में तुम्हें किस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, उसे काटने वाली लकीरों की तादाद के आधार पे। तो उस वक्त ज्यादा सरगर्मी होगी अगर तुम लापरवाही से गाड़ी चला रहे हो। हालांकि क्या तुम्हें यकीनन एक्सीडेंट होगा? क्या तुम्हें यकीनन चोट लगेगी? क्या तुम्हें यकीनन आग का हादसा झेलना पड़ेगा? क्या तुम्हें यकीनन सर्जरी या कट लगेंगे? ना तो तुम्हारी हथेली के निशान बताएंगे, ना ही तुम्हारी जन्मपत्री बताएगी। जन्मपत्री तुम्हें किसी वारदात के बहुत ज्यादा इम्कान होने की बात बताएगी और हथेली के निशान बताएंगे कि तुम क्या करने वाले हो। मगर आखिरी नतीजा या अंजाम क्या होगा, वो ना जन्मपत्री बताएगी ना हथेली के निशान बताएंगे। तो एक अच्छा ज्योतिषी अपनी ज्योतिषीय भविष्यवाणियों और अपनी समझ के आधार पे तुम्हें भविष्यवाणी देगा, और एक अच्छा हस्तरेखा विशेषज्ञ तुम्हें ये बताएगा कि वो तुम्हारी हथेली के निशानों में जो देख रहा है उसके आधार पे तुम क्या करने वाले हो। मगर किसी वारदात के यकीनन होने के बारे में कोई नहीं बता सकता। हालांकि ये चांस जरूर बताया जा सकता है कि फलां वारदात या फलां अमल होने के इम्कान है कि तुम कमोबेश ये करोगे। मिसाल के तौर पे, अगर कोई शख्स किसी ज्योतिषी से पूछे क्या मेरी शादी इस दौरान होगी, तो ज्योतिषी तुम्हारी जन्मपत्री देख के कह सकता है कि इस दौरान तुम्हारी शादी होने के बहुत ज्यादा इम्कान है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है। हथेली के निशान दिखाएंगे कि तुम उस दिशा में कोशिश करोगे या नहीं। मगर क्या तुम्हें यकीनन शादी होगी? ना जन्मपत्री बताएगी ना हथेली के निशान बताएंगे, मगर हथेली के निशान तुम्हें जरूर बताएंगे कि तुम उस दौरान शादी के लिए ज्यादा कोशिश करने वाले हो या नहीं। कुछ लोग सिर्फ जन्मपत्री पर भरोसा करेंगे और चाहेंगे कि जन्मपत्री उनके लिए सब कुछ जाहिर कर दे। ऐसा होना मुमकिन नहीं, क्योंकि जन्मपत्री सिर्फ इम्कानात के रुझान बताती है, वो तुम्हें कभी नहीं बताएगी कि ये यकीनन होने वाला है। तो अगर तुम किसी ज्योतिषी के पास ये पूछने जा रहे हो कि क्या होगा, तो ये सवाल ही गलत है। क्या किसी वारदात के होने के बहुत ज्यादा इम्कान है? ज्योतिषी ये बता सकता है कि हाँ, यकीनन होने वाली वारदात के बहुत ज्यादा इम्कान है, या फिर ग्रहों की स्थिति ऐसी जमा हो रही है कि तुम्हें एनर्जी दे रही है और तुम्हें किसी वारदात के होने के इम्कान दे रही है, तो ये जरूर होगा। तो अगर यही अंतर्धारा है, तो क्या ज्योतिष हस्तरेखा के बारे में बात करता है और उल्टा भी? हाँ, ज्योतिष के ग्रंथ हस्तरेखा के बारे में श्लोकों से भरे पड़े हैं और बहुत से ग्रंथ बताते हैं कि हथेली पे कौन से निशान है लकीरों की शक्ल में जो तुम देख सकते हो। चलो मैं तुम्हारे लिए एक खास श्लोक पेश करता हूँ। बृहद जातक कहता है कि जो शख्स मेष राशि में चांद लेके पैदा होता है, उसके हाथ में शक्ति नाम के हथियार जैसी लकीरें होंगी। इसका मतलब हुआ कि मेष राशि में चांद होना इस श्लोक के मुताबिक बताता है कि शख्स का मिजाज ज्यादा जोरदार और दबदबे वाला होगा, यानी उसकी शख्सियत जोरदार होगी, दबंग होगी और एक हद तक हल्के मिजाज से ज्यादा आक्रामक भी हो सकती है। तो ये है जो बृहद जातक तुम्हें बताता है। एक और श्लोक बृहद जातक में बताता है कि जो शख्स वृश्चिक राशि में चांद लेके पैदा होता है, उसके हाथ और पैरों में मछली, वज्रायुध या पंछी जैसी लकीरें होंगी।
चांद वृश्चिक में, चांद कर्क राशि की नुमाइंदगी करता है जो जल राशि है। वृश्चिक भी जल राशि है, इसीलिए मछली का जिक्र है, जिसके मानी है कि शख्स पानी में मछली जैसा होगा अगर उसका चांद वृश्चिक में है। अब किस हद तक शख्स पानी में मछली जैसा होगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि चांद वृश्चिक में कितने डिग्री का है और दूसरे रुझान क्या है। हालांकि शख्स का दिमाग मुसीबत में रहेगा। हम पानी में ज्यादा देर तक बहुत आराम महसूस नहीं करते। थोड़ी तैराकी मजा दे सकती है, मगर देर तक शायद बर्दाश्त न हो। तो चांद वृश्चिक में होना यकीनन सबसे अच्छी स्थिति नहीं है। इसीलिए शख्स के हाथ की लकीरें भी वो रुझान दिखाएंगी। अगर तुम्हारी जन्मपत्री में चांद वृश्चिक राशि में है, तो ये लकीरें भी काफी हद तक तुम्हारे हथेली के निशानों पर नजर आएंगी। अब क्या तुम्हारे हथेली के निशान में बिल्कुल मछली नजर आएगी? कुछ लकीरें ऐसे मिलती हैं कि उनसे मछली बनती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नक्षत्र बिल्कुल कोई आकृति नहीं बनाते, मगर तुम तारों को जोड़ के एक आकृति बना लेते हो और फिर तुम उसे प्रतीकात्मक मतलब दे देते हो। उसी तरह हथेली की लकीरें भी तुम्हें बिल्कुल सही आकृति नहीं देंगी, मगर इतनी करीब जरूर कि तुम एक खास शक्ल निकाल सकते हो और लकीरों की शक्ल से तुम उसे एक मतलब देते हो और उसके जरिए तुम ये भविष्यवाणी भी देते हो कि लकीरों की इन आकृतियों की वजह से तुम्हारे लिए ऐसी वारदात के इम्कान आ सकते हैं। चलो एक और श्लोक देखते हैं जो बात करता है कि ज्योतिष और हस्तरेखा कैसे जुड़े हो सकते हैं। ये श्लोक सारावली से है। अगर पैदाइश के वक्त चांद मिथुन राशि में हो तो शख्स की नाक उभरी हुई होगी और आंखें गहरी होंगी, प्रेम कला, शायरी वगैरह में माहिर होगा, यौन सुख भोगेगा, हथेली में मछली की लकीरें होंगी और दुनियावी ऐशो आराम का शौकीन होगा। तो फिर से मछली क्यों? क्योंकि चांद कर्क की नुमाइंदगी करता है और चांद हमारे जज्बात की नुमाइंदगी भी करता है। क्योंकि जज्बात बहते हैं, फ्लूइड होते हैं और चांद सबसे तेज रफ्तार से राशि चक्र घूमता है, लगभग हर रोज और कुछ घंटों में एक राशि बदलता है, तो एक महीने में चांद सारे 27 नक्षत्र घूम लेता है। इसीलिए तुम्हारा मिजाज सुबह जैसा होगा वैसा दोपहर को नहीं होगा और शाम को और ही होगा, क्योंकि ज्वार भाटा, ऊंचा और नीचा ज्वार भी असर डालता है। इसलिए क्योंकि चांद जज्बात से जुड़ा है और इतना बहता हुआ फ्लूइड है और मछली और पानी भी लगातार गति की नुमाइंदगी करते हैं, मछली ज्यादातर एक जगह स्थिर नहीं रहेगी। सोते वक्त भी वो सागर या झील या नदी की तली में लेटी नहीं सोएगी, वो किसी जगह होगी मगर उसके पर हमेशा हिल रहे होंगे। तो ये है एक शख्स के जज्बात जब चांद वृश्चिक में हो। और चांद मिथुन में होना भी एक निशानी है शख्स के हमेशा ये सोचते रहने की कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बात करनी है। और मिथुन एक दोहरी शख्सियत भी है, तो दिमाग दो हालत में रहता है, क्या करूं क्या न करूं। कभी कभी मिथुन राशि के लोग थोड़े कंफ्यूज भी नजर आते हैं, जो जज्बात के बहाव को बताता है, सोच के तरीके के बहाव को, उस इम्कान की डिग्री को कि तुम जिंदगी की कुछ खुशियों की तरफ बढ़ोगे, जिंदगी में कैसा नजरिया रखोगे। क्योंकि मिथुन मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राएं और हाथों से कला और प्रदर्शन में माहिर होने की नुमाइंदगी भी करता है, तो वो रुझान यकीनन वैसा ही होगा। और न सिर्फ हथेली की लकीरें जिंदगी के कुछ गुणों की नुमाइंदगी करेंगी, बल्कि तिल, शरीर पर छोटे काले निशान भी कुछ इशारा करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी कैसी हो सकती है। बृहद संहिता, जो सांसारिक ज्योतिष पे एक ग्रंथ है, शरीर के तिलों के बारे में इस श्लोक के जरिए बात करती है। हाथों, उंगलियों और पेट पर तिल होना धन, भाग्य और दुखों के मिलने की तरफ इशारा करता है। उनके होने की जगह तुम्हें रुझान बताएगी कि तुम्हें कहाँ बहुतायत और समृद्धि मिल सकती है, लेकिन ये भी कि कहाँ तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे हथेली के कुछ हिस्सों पे तिल के अलग अलग मतलब होते हैं। हथेली के कुछ जगहों पे ये अच्छी किस्मत लाते हैं और कुछ जगहों पे उतनी अच्छी किस्मत नहीं लाते और चुनौतियां लाते हैं। तो हथेली की लकीरें ही नहीं, बल्कि हथेली और शरीर के कुछ जगहों के तिलों के भी मतलब ज्योतिष ग्रंथों में बताए गए हैं और बृहद संहिता जैसी मानी हुई किताब में। और सिर्फ शरीर या हथेली के तिल ही नहीं, बृहद संहिता ने उंगलियों की शक्ल के बारे में भी इस श्लोक के जरिए बात की है।
हस्तदामलियो, दीर्घ शिर, युषुमाउलिताश, शुभमान, मेधा विनाचा, सूक्ष्म मार्ग, पीता, पराक्रम, निर्तनम। मैं अनुवाद करता हूँ। लंबी उम्र वालों की उंगलियां लंबी होती है, खुशकिस्मत लोगों की सीधी होती है, टेढ़ी नहीं। बुद्धिमानों की पतली होती है, गुलामों की चपटी होती है, गरीबों की बहुत मोटी होती है, और जिनकी मौत हथियार से होनी है उनकी उंगलियां पीछे को मुड़ी होती है। तो बुनियादी तौर पे संहिता ने ये भी बताया है कि उंगलियों की शक्ल की वजह से इंसान को जिंदगी में किस तरह का आखिरी अंजाम या नतीजा मिलने के ज्यादा इम्कान है। कुल मिलाकर हाथ की शक्ल, उंगलियों की शक्ल, उंगलियों की गांठें, हथेली की लकीरें, 4 मुख्य लकीरें, अलग अलग आकृतियां जैसे मछली या घेरा या चौकोर या तिकोन जो लकीरें मिलके बनाती है, सबका एक मतलब है, हालांकि नतीजा नहीं। और ये सिर्फ हथेली या तिलों से जुड़ा नहीं है। संहिता एक इंसान के चेहरे की शक्ल के बारे में भी बात करती है। ये कहती है, मैं अनुवाद करता हूँ, औरत जैसा चेहरा निःसंतान के होता है, गोल चेहरा बदमाश लोगों का, लंबा चेहरा गरीबों का, डरपोक चेहरा पापियों का, चौकोर चेहरा धोखेबाजों का, धंसा हुआ चेहरा निःसंतान के, बहुत छोटा चेहरा कंजूस का, और भरा हुआ, गद्देदार और खूबसूरत चेहरा उनके जो ऐशो आराम में है। और ये आगे हाथों और पैरों पर निशानों के बारे में भी बात करती है। जो भद्र वर्ग का है, उसके हाथ और पैरों पे हल, भट्ठियां, गदा, तलवार, शंख, बछड़ा, हाथी, मगरमच्छ, कमल और रथ की आकृतियां बनी होंगी। और फिर हथेली की लकीरों के बारे में मैं अनुवाद करता हूँ। औरत की हथेली पे जो लकीर कलाई से उठ के बीच की उंगली तक जाती है, या फिर आदमी के पैर के अंगूठे तक एड़ी से जाती है, उसे राजा जैसी खुशी दिलाती है। और कुछ और छोटी उंगली के नीचे से उठने वाली लकीर जो चौथी और बीच वाली उंगली के बीच की जगह तक जाती है, वो जिंदगी की सबसे लंबी उम्र देती है, यानी 120 साल। अगर लकीर छोटी है तो उम्र में उसी हिसाब से कमी करनी होगी। अंगूठे के नीचे की लकीरें शख्स के बच्चों की तादाद बताती है। बड़ी लकीरें बेटों के लिए, पतली लकीरें बेटियों के लिए। अगर ये लकीरें बीच में जड़ से कटी हुई नहीं है तो बच्चे लंबी उम्र वाले होंगे, और अगर ये टूटी हुई और छोटी है तो कम उम्र वाले। अमीर वो हैं जिनके अंगूठे के बीच में जौ के दाने जैसी आकृति हो। बेटों वाले धन्य होते हैं जब ये आकृति अंगूठे की जड़ में हो, और भाग्यशाली और लंबी उम्र वाले अगर उंगलियों के जोड़ जैसे हों। फिर कैसी लकीरें हैं? लकीरों की शक्ल, लकीरों की हालत, लकीरों की कैफियत के भी मतलब बताए गए हैं कि कैसे नतीजे मिल सकते हैं। मैं अनुवाद करता हूँ। अमीर लोगों के हाथों पे चमकदार और गहरी लकीरें होती हैं, गरीबों के खुरदरी और गहरी नहीं। गरीबों की उंगलियां एक दूसरे से बहुत दूर होती हैं और धन जमा करने वालों की पास। अब इनमें से कुछ का संबंध इस बात से भी हो सकता है कि शख्स क्या काम करता है। जो शख्स बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी वाला काम करता है, सख्त मेहनत, तुम पाओगे कि उसके हाथों पे बारीक लकीरें बिल्कुल नजर नहीं आती, क्योंकि उसके हाथ सख्त हो जाते हैं सख्त मेहनत की वजह से। इसलिए हाथों पे सिर्फ मुख्य लकीरें मुश्किल से नजर आएंगी। छोटी लकीरें जो जिंदगी के मुख्तलिफ हालात, जिंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बे और जिंदगी के मुख्तलिफ रुझान बताती है, वो गरीब लोगों के हाथों पे मुश्किल से नजर आएंगी, क्योंकि वो सख्त मेहनत से गुजरते हैं। अमीर लोग जो सख्त मेहनत के आदी नहीं होते, उनकी हथेलियां मुलायम होंगी, अच्छी होंगी, और तुम उन पे बहुत सी लकीरें देख सकते हो जो किसी वारदात के होने के इम्कान बताती है। तो हथेली का हाल बड़ा पेचीदा है। सिर्फ हथेली देख के पता लगाना और किसी शख्स को बता देना कि उसे क्या सामना करना पड़ सकता है, ये आसान नहीं। दूसरी तरफ ज्योतिष के ग्रंथों के साथ तुम्हें किसी शख्स की हथेली या चेहरा या हाथ पैर देखने की जरूरत नहीं है। शख्स दुनिया में कहीं भी बैठा हो, सिर्फ उसकी जन्मपत्री को ध्यान में रख के उस शख्स के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, और वो किन वारदातों से गुजरने वाला है इस बारे में भी। मेरी अपनी निजी राय ये है कि तुम्हें ज्योतिष के ग्रंथों पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो इस बात से बेपरवाह हैं कि शख्स का अमल क्या है। वो तुम्हें संभावना देंगे। हथेली के निशान तुम्हें बताएंगे कि शख्स कोशिश करने वाला है या नहीं, मगर वो चुनाव शख्स खुद करता है।
इसीलिए ज्योतिषी का काम है शख्स को ये बताना कि तुम्हारी जन्मपत्री में ये रुझान है और चुनाव तुम्हारा है कि तुम उसे कैसे जाहिर करना चाहते हो। हथेली के निशान तुम्हें बताएंगे कि शख्स कोशिश करेगा या नहीं और उस कोशिश के आधार पे मेहनत का फल मिले या ना मिले। मगर अक्सर हथेली के निशान किसी वारदात के बहुत पास दिखाई देते हैं जब वो वारदात होने वाली होती है। इसलिए भविष्यवाणी के लिए सिर्फ हथेली के निशानों पर निर्भर रहना किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए या किसी शख्स के लिए हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास विश्लेषण के लिए जाना शायद सबसे मुनासिब तरीका नहीं है। अब अपनी अपनी राय है। मैंने हस्तरेखा में भी हाथ आजमाया है। मैं हस्तरेखा के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और कभी कभी मैं हथेली के निशानों को ज्योतिष ग्रंथ की पुष्टि के तौर पर देखता हूँ। मगर मैं ज्योतिष के ग्रंथों को कहीं बेहतर पाता हूँ, कहीं ज्यादा सटीक पाता हूँ किसी वारदात के होने के इम्कान को उजागर करने में। और किसी वारदात के यकीनन होने की गारंटी के बारे में कोई ज्योतिषीय ग्रंथ, कोई हस्तरेखाविद, कोई अंकशास्त्रीय विश्लेषण तुम्हें नहीं बता सकता। तो दोस्तों, ये है मेरा नजरिया या मेरा पढ़ना या अध्ययन हस्तरेखा और ज्योतिष के आपसी ताल्लुकात का। और अब जबकि हमने इस बारे में बात कर ली है, मुझे यकीन है तुम लोग अपनी हथेलियां देखोगे और उनमें कुछ समझने की कोशिश करोगे। ये बड़ा दिलचस्प मौजू है, ज्योतिष और हस्तरेखा या फिर अंकशास्त्र, सबको एक साथ रखना। मैं कभी कभार अंकशास्त्र और हस्तरेखा में भी हाथ आजमा लेता हूँ, बस कुछ बातों की पुष्टि करने के लिए और थोड़े मजे के लिए भी। तो अपनी हथेलियों के निशानों के साथ मजे करो और देखो कि तुम्हारी जन्मपत्री के साथ कैसे ये ताल्लुक बैठता है। और अगर तुम मुझसे कोई निजी सलाह मशवरा चाहते हो तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक के जरिए राब्ता कर सकते हो। और फिर कभी किसी और वीडियो के साथ। ये रहा तुम्हारा दोस्त, ज्योतिषी और गाइड इरफान। फिलहाल इजाजत चाहता हूँ। चाओ।